गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वही क्लास 12th सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 13 और चैप्टर 13 का आज ये लास्ट पार्ट। तो चैप्टर 13 हमारा भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये जो चैप्टर हमारा अभी तक चल रहा था, आज हम इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें देश में जनसंख्या वृद्धि के 2001 से 2011 के मध्य के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर हम 3 प्रकार के जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यानी बाय एनालाइजिंग द डेटा ऑन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2001 to 2011, 3 टाइप्स ऑफ रीजन्स आर क्लियरली विजिबल इन इंडिया। ने हमें 3 टाइप के रीजन्स कह लें, 3 तरह के क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि इंडिया में एक्चुअल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, वो किस तरह से हो रही थी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडिया में 2001 से 2011 के मध्य, यानी 2001 से 2011 के बिटवीन जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, वो उससे पहले वाला जो डिकेड था, उससे पहले वाला जो दशक था, उससे दशक से काफ़ी कम रही। तो यहाँ पर हमने जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार जो है भारत को 2001-2011 के दशक में 3 भागों में विभाजित करा है। यानी 3 जो रीजन्स हैं उनको हमने उसमें डिवाइड कर दिया है। इसमें सबसे पहला आता है तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र या तीव्र जन वृद्धि के क्षेत्र, हाँ, जिसे हम कहते हैं एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्चुअल में एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा रही। बहुत ज़्यादा का मतलब इस अवधि में जो है भारत में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही, यानी जो 30%, मोर देन 30% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पर इन रीजन्स में रही। और जब इन रीजन की हम बात करते हैं तो 2 यूटी यानी जिसे हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, एक तो दादरा व नागर हवेली, दूसरा दमन दीव, ये 2 इसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 30% से भी अधिक रही। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो 30% से भी अबव रही, जिसमें हमने 2 जगह की बात करी केवल, और वो 2 जगह कौन सी थी? दोनों यूटी थी, यूनियन टेरिटरीज थी, दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। और पहला वो है दादरा व नगर हवेली और दूसरा है दमन दीव। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव जो है ये ओनली 2 जगह थी केवल जहाँ पर 30% से अबव ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिली। 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हमें देखने को यहाँ पर मिली। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यम जनवृद्धि के क्षेत्र, या जिसे हम मीडियम पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजन्स कह सकते हैं, है ना, जहाँ पर मीडियम पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिली। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें एरिया ऑफ मीडियम पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसमें हम लोगों को हम देखते हैं कि 20 to 30%, यहाँ पर क्या था, 20 से 30% के मध्य जो है जनसंख्या वृद्धि दर हमें देखने को मिलती है। 20 to 30% जो है हमें ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। अब ये जो 20 to 30% की हम बात कर रहे हैं, यानी 20 से 30% की जो हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर की, ठीक है, ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये हमें कौन कौन से राज्यों में देखने को मिलती है और कौन कौन सी यूटीज़ में देखने को मिलती है, यानी यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिलती है। तो स्टेट्स की बात करें, राज्यों की बात करें, तो बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, है ना। अब इसमें दिल्ली और पुदुचेरी यानी दिल्ली और पौंडीचेरी जो है ये दोनों यूटीज़ हो जाएंगी और बाकी सारे जो है स्टेट्स हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हमको 20 से 30% के मध्य में देखने को मिली, 20% टू 30% के बीच में जो है क्या देखने को मिला, ग्रोथ रेट देखने को मिली। जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो हमको 20 से 30% देखने को के मध्य बिटवीन 20 टू 30% हमें देखने को मिली। इसी तरह आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग देखेंगे कम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र हम देखते हैं, जिसे कहा गया एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, कम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। तो कम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये वो क्षेत्र थे, ये वो एरियाज थे, ये वो रीजन थे जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हमें 20% से भी कम देखने को मिली, 20% से भी कम देखने को मिली। और इनमें कौन कौन से जो है क्षेत्र आ रहे थे, उसमें उत्तर प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और साथ साथ जो है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी अंडमान निकोबार द्वीप और चंडीगढ़ और लक्षद्वीप की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यानी हमने यहाँ पर बात करी 20% से लो, बिलो 20% हम लोग या लेस देन 20% जो ग्रोथ की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उनमें हम क्या कौन कौन से क्षेत्र देख रहे हैं, कौन कौन से एरियाज देख रहे हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। तो ये हमें जो है एरियाज देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप देखिए जो 3 एरियाज मैंने आप लोगों को बताए, जिसमें मैंने कहा ये जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, और पॉपुलेशन ग्रोथ में मैंने यहाँ पर कहा कि भाई जो है 3 तरह के एरियाज की हमने बात की, एरियाज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, मीडियम पॉपुलेशन ग्रोथ और थर्ड मैंने कहा लो पॉपुलेशन ग्रोथ। तो तीनों तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली। हमने यहाँ पर देखा कि 3 तरह की, जैसे मैंने ये बता रहा हूँ मैं आपको, कम जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्र यानी एरिया ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ। लो पॉपुलेशन के अलावा हमने देखा मध्यम जन वृद्धि के क्षेत्र, ठीक है, मध्यम जन वृद्धि के क्षेत्र भी जो है हमने इसके अंतर्गत देखे पॉपुलेशन के क्षेत्र में। इसी तरह से हमने तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र देखे, एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की हमने यहाँ पर बात करी। तो 3 टाइप ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ के एरियाज हमको देखने को मिले। इसी तरह से हम लोग जो हमारी 2011 की सेंसस है, 2011 की जो जनगणना हुई, उसके आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर यानी हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, अधिकतम वृद्धि दर की जो बात कर रहे हैं, उनमें अगर हम राज्य की पोजीशन देखें, अगर हम लोग बात करें स्टेट की, तो स्टेट की पोजीशन देखें या राज्य की पोजीशन देखें तो उसमें हमको जो है सबसे पहला या हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ यानी सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर देखने को जो मिलती है वो हमें देखने को मिलती है मेघालय में, जो है 27.82%। बहुत ज़्यादा है, 27.82%, ठीक है, जो कि भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, भारत की जो एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ है जो 17 पॉइंट समथिंग की हमने देखी थी, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इसी तरह यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर की, तो यहाँ पर हमको जो नाम मिलता है वो मिलता है दादर एवं नागर हवेली, जहाँ पर 55.5% जो है हमें जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। इसी तरह से न्यूनतम की बात करें, हमने अधिकतम की बात करी, न्यूनतम यानी लोएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें यानी न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर की बात करें, तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर हमें देखने को मिलती है इस दशक में 2001 से 2011 के मध्य यानी 2001 टू 2011 के बिटवीन, वो हमें देखने को मिलती है नागालैंड में। कहाँ पर मिलती है? नागालैंड में, जहाँ पर है -4.7%। जहाँ पर जब हम राज्य की बात करते हैं, हम स्टेट की बात करते हैं, तो -4.7% हमें
माइनस में। देखिए ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 की जो दशक की बात करें, 2001 टू 2011 के डिकेड की बात करें, तो उसमें हमें सबसे कम यानी माइनस में देखने को मिलता है और किसी में माइनस में हमें देखने को नहीं मिलता। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश की बात करें यानी यूटी की बात करें तो वहाँ पर लक्षद्वीप, जहाँ पर 6.23% जो है वो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात -4.7% जो सबसे कम है, जो हमें नागालैंड में देखने को मिलती है। और जो है ये जो हमें नागालैंड में देखने को मिलती है भारत में सबसे कम है और एकमात्र माइनस ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है, ऋणात्मक जो है दशकीय वृद्धि दर देखने को मिलती है। तो ये हमारा हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ या जो जनसंख्या वृद्धि की हम लोग बात करते रहे इस चैप्टर में, वो हमारा टॉपिक लगभग कंप्लीट होता है। अब हम जो आगे बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की। देखिए जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव जो हैं वो बहुत सारे हैं, सोशो इकोनॉमिक बहुत सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, हम लोग बहुत सारे इम्पैक्ट्स की बात कर सकते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ के पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग जनरली अगर बात करें, मैं जनरली अगर बात करूं तो जो भी आज के टाइम में हमें हमारे रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमारे संसाधनों पे आज के समय में जो दबाव बना हुआ है ना, वो सबसे बड़ा नुकसान है एक जनसंख्या वृद्धि का। क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में बात करें, संसाधन हमारे पास में लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास में लिमिटेड है और पॉपुलेशन बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, बहुत तेज़ दर से जो है, बहुत तेज़ रेट से जो है इंक्रीज़ हो रही है। और उसके कारण जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और चाहिए भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो जैसे ही वो जो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच का, आप जानते ही हैं कि जो एक हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन है, एक जो संबंध है वो गड़बड़ाता है, वो डिसबैलेंस्ड होता है, वो जो बैलेंस नहीं रह पाता वो बिगड़ते ही प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है, समस्याएं होना शुरू हो जाती है। तो लगभग हम कहें कि भारत में आज के समय में जो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं उनका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रीज़न जो है, कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि ही है। तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी विकासशील है, अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है और इस डेवलपिंग इकोनॉमी में जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट की, लेकिन इस डेवलपमेंट को बहुत छोटा जो है ये पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उसको बहुत छोटा बना देती है। चाहे हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स की बात करें, गांव से शहरों की ओर पलायन की बात करें, माइग्रेशन की बात करें, हाउसिंग शॉर्टेज की बात करें, आवास की समस्या की, खाद्यान्न एवं जलापूर्ति की समस्या की बात करें, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात करें, पारिस्थितिकी असंतुलन की बात करें, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम आज के टाइम में फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम्स का जो मेन सोर्स है, जो मुख्य कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। आपकी बुक में बहुत सारे जो हैं प्रभाव जो हैं वो दिए गए हैं, मैंने कुछ लिए हैं और मैं उसको रीड आउट कर रहा हूँ, जो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं समझता हूँ कि आप इनको समझेंगे या समझते हैं, मैं इसको इसीलिए फटाफट से रीड आउट कर रहा हूँ। देखिए पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, पर्यावरण की समस्या, ठीक है, प्रकृति असंतुलित हो गई है, इम्बैलेंस नेचर जो है वो इम्बैलेंस्ड हो गया है और नेचर के इम्बैलेंस्ड होने से यानी प्रकृति के असंतुलित होने के पीछे कारण क्या है, वो यही है कि हमने क्या करा, प्राकृतिक संपदाओं यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको बहुत इलीगली जो है उसका यूज़ करा, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट करा, यूज़ नहीं करा, उसको एक्सप्लॉइट करा, उसका अवैधानिक तरीके से विदोहन करा। तो उससे क्या हुआ, हमारा नेचर इम्बैलेंस हो गया और नेचर इम्बैलेंस होने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो हम बहुत सारे नेचुरल हैज़ार्ड्स जो देखते हैं, हम लोग जो प्राकृतिक आपदाएं जो देखते हैं, वो एक इसका बहुत बड़ा रीज़न परिणाम हो जाती है ना। जो
हम लोग प्राकृतिक असंतुलन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम लोग नेचुरल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो रिज़ल्ट हमें देखने को वो मिलता है वो नेचुरल हैज़ार्ड्स के रूप में देखने को मिलता है। कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इससे हमारा सॉइल भी पॉल्यूटेड हो रहा है, हमारी मिट्टी प्रदूषित हो रही है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, और हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। आगे की बात करें तो ऑब्वियसली हमने क्या करा, क्योंकि घर नहीं थे, घरों को बनाने के लिए, आवासीय समस्याओं को हल करने के लिए क्या करा, हमने मकान बनाना शुरू कर दिया हर जगह, है ना। हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अनसिस्टमेटिकली जो है क्या करा, हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली जब आप खेती की ज़मीन पर मकान बनाओगे तो खेती कहाँ करोगे, तो जो खाद्यान्न की समस्या है, जो हम बात कर सकते हैं कि थोड़ा आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो हमें फूड की प्रॉब्लम, फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। हमने ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमने डेवलपमेंट बहुत अजीबोगरीब ढंग से करा, इस डेवलपमेंट की बात कहूँ या मैं कहूँ कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से हमने जो डेवलपमेंट करने की कोशिश करी उसमें हमने किसी का ध्यान नहीं दिया, हमने नेचर का ध्यान नहीं दिया, हमने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं दिया, किसी का ध्यान नहीं दिया, हमने अदर जो पशु पक्षी थे, जो वाइल्ड लाइफ थी, उसका कोई ध्यान नहीं दिया, और अब वो वाइल्ड लाइफ जो है, वो जो पशु पक्षी है वो डेंजर में आ गए, खतरे में आ गए। और ऑब्वियसली क्योंकि इस अर्थ पर हर जंतु का, है ना, हर एनिमल का जो है एक रोल होता है पर्यावरण को संतुलित करने में, बैलेंस मेंटेन करने में एनवायरनमेंट का, वो गड़बड़ हो रहा है, तो हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी इनबैलेंस हो रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम्स, उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। जल की बात करें यानी वाटर की बात करें तो 70% जो हमारा पीने योग्य पानी है, 70% वो प्रदूषित हो चुका है, पॉल्यूटेड वाटर हो चुका है ना। और उसमें से भी 70% में 30% तो ऐसा है कि वो टॉक्सिटी लेवल पे पहुंच चुका है, विषाक्तता स्तर पे पहुंच चुका है। इससे जब इस जहरीले पानी को आप पियोगे, यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बीमार होगे, रोग फैलेंगे, और इसके कारण लगभग 15 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मर रहे हैं, है ना। 50 लाख जो है चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और बात करें, पानी की बात करते हैं तो जो वाटर लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। तो ऑब्वियसली आने वाला समय ऐसा होगा जब पूरा इंडिया रेड जोन में चला जाएगा, या डार्क जोन जिसे कहते हैं, डार्क जोन में चला जाएगा। डार्क जोन का मतलब पानी जो है वो बहुत गहराई पर चला जाए, गहराई के अंदर चला जाएगा, मिलेगा ही नहीं, पीने का जल भी उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा। तो तैयार रहिए, ये समस्याओं की जड़ क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि है। पर्यटन स्थल की बात करें, ऑब्वियसली देखो हम लोग गंदगी भी बहुत फैलाते हैं। जितनी पॉपुलेशन, जितनी थिंग्स का यूज़, उतना ही आप कह सकते हो कि पॉल्यूशन। जितना पॉल्यूशन होगा उतना एनवायरनमेंट के साथ जो है हम लोग उसको टेम्पर कर रहे होंगे, उसको नुकसान पहुंचा रहे होंगे। और इससे क्या होगा, औषधि युक्त पौधे हों, चाहे कैसे भी प्लांट्स हों, है ना, मेडिसिनल प्लांट्स हों, चाहे कैसे भी प्लांट्स हों, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वो ख़त्म हो रहे हैं तो वही एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। अब अभी हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल है ना, जो हैज़ार्ड्स एक तरह से हम देख रहे हैं, चाहे वो मौसम परिवर्तन हो, क्लाइमेट चेंज, है ना, उसका इम्पैक्ट क्या है, समुद्री जीव जंतुओं पर भी पड़ा है ना। उसका एडवर्स इफेक्ट जो है ओशन एंड वाइल्ड लाइफ पे पड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग, तापमान वृद्धि जो है, आप जानते हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उससे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इन सबका नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन पर पड़ेगा, है ना। उसी तरह से वनों को काट रहे हैं हम लोग, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, या तो कई जगह फ्लड्स आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, या कई जगह ड्रॉट पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है। अब आप देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में भी, स्पेशली कैलिफोर्निया में वनों में आग लग जाती है, ठीक है। क्या हो रहा है, फायर जो है वो फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल रही है। ये क्यों होता है, क्योंकि पेड़ सूख जाते हैं तो आग लगना ईजी हो जाता है। इसी तरह से चाहे हम एयर पोल्यूशन की बात करें, सॉइल पोल्यूशन की बात करें, हम यहाँ पर जो है व्हीकल के पोल्यूशन की बात करें, ठीक है,
साथ में हम लोग बात करें यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन की, सब हम पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और ये चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है। जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, चीज़ों का यूजेस बढ़ेंगे, व्हीकल्स का यूज़ बढ़ेगा, फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, है ना। जो नेचुरल थिंग्स हैं वो कम होंगी, जो अननेचुरल मैन मेड ह्यूमन मेड थिंग्स हैं वो बढ़ेंगी, तो क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह सरकार की योजनाएं लागू नहीं हो पाती। अब सरकार योजना क्या बनाए, पैसा तो उसका लोगों का पेट भरने में ही चला जाता है, फूड की अवेलेबिलिटी पूरी करने में ख़त्म हो जाएगा। तो अदर चीज़ों पर, अदर जो डेवलपमेंट के टाइप्स हैं उस पर कैसे गवर्नमेंट वर्क कर पाएगी? सोचने वाली बात है। हमें जो है मॉल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन की जो हम बात कर रहे हैं वो देखने को मिलती है, उससे लोग मर रहे हैं। क्यों भोजन नहीं मिल पा रहा लोगों को? क्यों प्रॉपर टाइमिंग पर फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन लिमिटेड हो तो ये सब चीज़ें से हम बच सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का रुक रहा है, ऑब्वियसली रुकेगा। बहुत बड़ा बैरियर है ये, बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं कि रुकावट है ये एक भारत के या किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। फिर देखो, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर जो है सोसाइटी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। चाहे वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात करें, रिलीजम की बात करें, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद की बात करें, है ना। तो जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी जो है गड़बड़ होता है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात मैंने बार बार करी आपसे। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन नहीं मिल पाती लोगों को, जो बेसिक नीड्स है लोगों की वो फुलफिल नहीं हो पाती। बहुत सारी बीमारियां हैं वो फैल रही हैं, चाहे वो एड्स हो, पोलियो, खसरा, चेचक और कई तरह के जो संक्रमण हमें देखने को मिलते हैं, बहुत तरह के जो इन्फेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। कोरोना भी चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब के पीछे जो एक रीज़न है वो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है, बहुत जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होना जो है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट के साथ पॉपुलेशन बढ़ना, वो एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ बात कर लेते हैं कि भाई इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों की बात करें, कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने की बात करें। विवाह आयु में वृद्धि, वैसे तो हमारे यहाँ 21 ईयर बॉयज़ के लिए और 18 ईयर्स जो है गर्ल्स के लिए है ही, 21 और 18 वर्ष तो है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है प्रैक्टिकली। अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग होंगे, शिक्षित होंगे अगर तो सीधी सी बात है कि जो एक बर्थ रेट है, जो जन्म दर है बालकों की, उसमें भी कमी आएगी, बच्चों की जन्म दर में भी कमी आएगी, बर्थ रेट में भी कमी आएगी। आर्थिक समृद्धि की बात करें, हम लोग यानी ये कहा जाए कि भाई है ना, आर्थिक समृद्धि हो, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके जो है लोगों का जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाया जाए, उनका जो है लाइफ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज़ किया जाए, तो लोग, वो व्यक्ति क्या है कि वो चीज़ों को समझेगा, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, है ना। और ये चीज़ भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अपना सपोर्ट देगी, क्योंकि वो व्यक्ति लोगों अपने बच्चों को पढ़ाएगा भी, सारी चीज़ें करेगा, एजुकेशन देगा प्रॉपर, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट है परिवार कल्याण कार्यक्रम, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली वेलफेयर। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पर से जो है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सरकारी गैर सरकारी संस्थान हो, उनसे लोगों में पॉपुलेशन इंक्रीज, जनसंख्या वृद्धि होने से जो नुकसान है वो लोगों को समझाए जाए, ठीक है। तो लोग इनका समझें, जागरूकता आए लोगों में, लोग जो हैं एजुकेट हों इस चीज़ के लिए, और इन सब साधनों को अपना के पॉपुलेशन को कम करने में अपना योगदान दे सकें, बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं फैक्टर मानता हूँ वो है एजुकेशन, शिक्षा, जो हर सामाजिक सांस्कृतिक समस्या का जिससे हम हल निकाल सकते हैं, हम हर प्रॉब्लम को जिससे सॉल्व कर सकते हैं। जितने लोग जो एजुकेटेड होंगे, जितनी जनसंख्या शिक्षित होगी, वो छोटा परिवार, स्वस्थ परिवार, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यानी हम क्या हेल्दी फैमिली की बात करेगा, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि
जब तक लोग जो हैं इस पॉपुलेशन इंक्रीज होने की प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम्स को समझकर जब तक वो जो है इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे खुद, तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए हमको ही जागरूक होना पड़ेगा। और हमारे चैप्टर में ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको देने का उद्देश्य भी एक्चुअल में यही है कि हम भी इस प्रॉब्लम को समझें, जागरूक हों और सोसाइटी को, समाज को जागरूक करें, ताकि इस प्रॉब्लम से हम लोग बच सके, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो उस प्रॉब्लम से बच सके। तो ये सारी चीज़ें हमें सॉल्व करनी होंगी, बचना होगा, समझना होगा, और फिर आगे जो है देश का, तभी हम लोग देश का जो है विकास कर पाएंगे, इंडिया का जो है डेवलपमेंट प्रॉपर और हायर लेवल पर, है ना, जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वो तभी संभव हो पाएगा। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 13। अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पॉपुलेशन पे ही है, ठीक है। जो 14 चैप्टर है वो भी पॉपुलेशन पे ही बेस्ड है, जनसंख्या पर ही आधारित है। तो हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।